चलिए अब वॉर जोन की बात करते हैं। MQ-9 ड्रोन की जल समाधि के बाद दुनिया के दो सुपर पावर मुल्क इस कदर आमने सामने हैं कि किसी भी वक्त युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। हालांकि साफ साफ बयां कर रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध तो सिर्फ झांकी है, अभी असली पिक्चर तो बाकी है। अमेरिका और रूस के बीच टेंशन इस कदर हाई है कि कभी भी वॉर शुरू हो सकता है। भारी टेंशन के बीच रशियन नेवी ड्रोन के मलबे के पास पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त रूस अमेरिका का राज बेनकाब कर सकता है। इस बुलेटिन में MQ-9 ड्रोन से जुड़ी सारी बड़ी अपडेट्स आपको देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि भारी संख्या में सैनिकों की मौत से लाल पुतिन अब कौन सा कदम उठाएंगे। वॉर जोन की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर ये है कि MQ-9 ड्रोन के मलबे को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। ब्लैक सी में ड्रोन क्रैश साइट के पास पहुंच गई है रशियन नेवी। रशियन की जो नेवी है, जो सेना है, वो पहुंच गई है इस क्रैश साइट पर। मलबे की जोर शोर से तलाश कर रही है रूसी नौसेना। जो ड्रोन गिराया है, रूस ने मार गिराया इस ड्रोन को, MQ-9 ड्रोन को। उसके बाद इसके मलबे को ढूंढा जा रहा है ब्लैक सी में। क्रैश साइट पर पहुंच चुकी है रशियन नेवी। तो क्या अब जल्द ही अमेरिकी ड्रोन का राज खुलने वाला है? ये बहुत बड़ा खुलासा होगा। क्या कर रहा था अमेरिका का ड्रोन, ये बड़ी बात होगी। ब्लैक सी पर अमेरिका का ये जो ड्रोन है MQ-9, वो क्या कर रहा था? और मलबे की तलाश जोरों शोरों से हो रही है। जैसे ही मलबा मिलेगा उसके बाद राज से बेपर्दा हो जाएगा कि अमेरिका का ये जो ड्रोन है वो क्या कर रहा था। तो अब तेजी से मलबे की तलाश की जाएगी। MQ-9 ये पूरे ब्लैक सी एपिसोड के बाद अमेरिका और रशिया के बीच में तनातनी अगले स्तर पर पहुंच चुकी है। और अमेरिकी ड्रोन का राज है, क्या खुलेगा आज? इस राज से बेपर्दा होगा। जहां MQ-9 ड्रोन का मलबा गिरा है वहां रशियन नेवी पहुंच चुकी है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। किसी भी वक्त रशियन नेवी ड्रोन का मलबा बरामद कर सकती है। इसके अलावा अमेरिकी ड्रोन का मलबा बरामद करने के बाद जांच करेगा रूस, इन्वेस्टिगेट करेगा कि आखिर अमेरिका का ड्रोन कर क्या रहा था। ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन गिरने के बाद ही रूस जोर शोर से तलाशी में जुटा है। MQ-9 ड्रोन की तलाश को लेकर अमेरिकी अधिकारियों का बड़ा दावा भी सामने आया है। क्रैश से पहले ही ड्रोन के सॉफ्टवेयर रिमोट से हटा दिए गए। रूस के हाथ सीक्रेट जानकारी न लगे, इसलिए अमेरिका ने इसका तुरंत फैसला लिया। तो कहा जा रहा है कि रूसी सेना अमेरिकी ड्रोन के मलबे के करीब पहुंच गई है। आइए समझते हैं कि अगर अमेरिकी ड्रोन के सेंसिटिव पार्ट्स रूस के हाथ लग गए तो क्या कुछ हो सकता है। अगर US ड्रोन का मलबा रूस के हाथ लग गया तो क्या होगा? अमेरिकी ड्रोन टेक्नोलॉजी की जानकारी मिल जाएगी, पहली बड़ी बात। अमेरिकी ड्रोन की कॉपी की जा सकती है, जिस तरह का अमेरिकी ड्रोन है उसे कॉपी किया जा सकता है। रूस ईरान मिलकर इसी तरह के ड्रोन डेवलप कर सकते हैं। अमेरिकी मिशन की जानकारी लीक हो सकती है। क्रीमिया में US का प्लान एक्सपोज हो सकता है। पूरे ब्लैक सी रीजन में अमेरिकी मिशन पर खतरा बढ़ सकता है। तो ये तमाम परिणाम होंगे अगर हाथ लग गया US ड्रोन। और एक और बड़ी खबर, ब्लैक सी की घटना के बाद रूस की गंभीर चेतावनी भी सामने आ गई है। रूस ने अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। न्यूट्रल एयर स्पेस में रशियन एयरक्राफ्ट पर न हो अटैक। रशियन एयरक्राफ्ट पर अटैक हुआ तो इसे मानेंगे वॉर का ऐलान। अमेरिका में रशियन राजदूत का बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। कि आखिर अमेरिका के में जो रूसी राजदूत है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। एनाटोली एंटोनोव, इन्होंने क्या कुछ कहा है, कैसे चेताया अमेरिका को। बिग वॉल के जरिए बिग पॉइंट्स बताते हैं उनके स्टेटमेंट से जुड़े हुए। और महंगा पड़ेगा, रूस से जो पंगा लिया है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। न्यूट्रल एयर स्पेस में रशियन एयरक्राफ्ट पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये पहली बड़ी बात उन्होंने कही। हम इसे दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर के साथ युद्ध का ऐलान मानेंगे अगर कुछ भी गलत निकला, क्योंकि ये सबसे बड़ी कार्रवाई होगी रूस की।
रशियन प्लेन को शूट करने का यूएस सीनेटर लिंडसे ग्राहम का बयान हमें कबूल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ लॉ मेकर्स कॉमन सेंस से बाहर जाकर बयानबाजी कर रहे हैं जो कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये रशिया की तरफ से कहा जा रहा है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ब्लैक सी की घटना की पूरी जानकारी दे दी है कि ब्लैक सी पर हुआ क्या है। इसके अलावा आपको बता दें कि रूस ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। जो रशियन राजदूत हैं यूएस में, अमेरिका में, उनकी तरफ से ये कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, कड़ी चेतावनी देखने को मिली है कि रूस से पंगा बहुत भारी पड़ेगा अमेरिका को। और इसके अलावा निश्चित तौर पर उनके यूएवी का गिरना पेंटागन के लिए शर्म की बात है। तो एक तरह से जो ये वर्सेस वाली लड़ाई है, रशिया वर्सेस अमेरिका, वो तेज हो गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन और रूस का युद्ध अगले 2 महीनों में बेहद भयानक होने जा रहा है। मई के महीने से यूक्रेन में गर्मी शुरू हो जाएगी और युद्ध का तापमान बढ़ाने के लिए यूरोप के देशों ने यूक्रेन में गोला बारूद की सप्लाई बढ़ाने का प्लान भी तैयार कर लिया है। इसके जवाब में पुतिन आसमान से लगातार गोले बरसाने वाले हैं, जिसके लिए रूस ने मिसाइल प्रोडक्शन डबल करने का हुक्म जारी कर दिया है। रूस ने सबसे बड़ी मिसाइल फैक्ट्री में सटीक निशाने लगाने वाली KH-101 गाइडेड क्रूज मिसाइल बनाने का काम अंधाधुंध रफ्तार से शुरू कर दिया है और ये बहुत खतरनाक स्तर पर है। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन में अब तक रॉकेट और टैंकों से आग बरस रही थी। लेकिन अब आसमान से धरती पर बारूदी आग बरसाने की तैयारी है। यूक्रेन को अब तक अमेरिका, नेटो और यूरोप के देश इस बात का भरोसा देने में जुटे थे कि 1 साल से भी ज्यादा लंबी जंग में रूस का गोला बारूद खत्म होने लगा है। यूक्रेन का हौसला भी इसी बात से बढ़ा था कि अब वो अमेरिका और यूरोप के हथियारों के दम पर रूस को हरा देगा। लेकिन अब पुतिन ने यूक्रेन को खंडहर बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। इस बार की गर्मी में रूस की सेना यूक्रेन पर आसमान से इतनी आग बरसाने वाली है कि यूक्रेन की धरती पर सिर्फ खंडहर, धुआं और खौफ नजर आएगा। यूक्रेन पर रूस के प्रहार पार्ट 2 का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है KH-101 गाइडेड क्रूज मिसाइल। रूस के रक्षा मंत्री सर्जेई शोइगु ने हाल ही में सबसे बड़ी मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया, जहां उन्होंने गाइडेड मिसाइलों का प्रोडक्शन दुगना करने का आदेश दिया और उनके आदेश पर फौरन अमल भी शुरू हो गया। रूस के इस आदेश के बाद यह भी साफ हो गया कि यूक्रेन पर अब तक रूस का हमला सिर्फ ट्रेलर था। नेटो, अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजेंसियों का यह अनुमान भी हवा हवाई था कि रूस के हथियारों का भंडार खत्म हो गया है। सच्चाई ये है कि रूस अब तक यूक्रेन युद्ध को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ही मान रहा है, इसलिए हमले के लिए उसने अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन अब रूस का यूक्रेन पर प्रहार आर पार के युद्ध के लिए होगा। इस बात का ऐलान भी राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कर दिया है। पेस्कोव ने यूक्रेन और उसके मददगार नेटो को धमकी दी है कि युद्ध क्या होता है इसका पता नेटो और यूक्रेन को बहुत जल्द लग जाएगा। रूस की इस धमकी के बीच ही यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को गोला बारूद की सप्लाई बढ़ाने का खाका खींच लिया है। यूरोप के अखबार द पॉलिटिको के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने यूरोप की हथियार फैक्ट्रियों को 200 करोड़ यूरो यानी लगभग 18,000 करोड़ रुपए का सिर्फ टैंक्स और तोप का गोला बनाने का ऑर्डर दिया है। पॉलिटिको के मुताबिक अब तक की जंग में रूस रोजाना 20,000 से ज्यादा गोले दाग रहा है, जबकि यूक्रेन की तरफ से मुश्किल से 2,000 गोले ही दागे जा रहे हैं।
यूरोपियन यूनियन को भरोसा है कि एक बार उसने टैंक और तोप में लगाए जाने वाले शेल्स की सप्लाई बढ़ा दी तो जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी हो जाएगा। यूक्रेन की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए पोलैंड से लेपर्ड टैंकों की खेप भी लगातार पहुंचाई जा रही है। अमेरिका के अब्राम्स टैंक और ब्रिटेन के चैलेंजर टैंक्स भी यूक्रेन भेजे जा रहे हैं, जिनका मुकाबला करने के लिए रूस ने यूक्रेन में अब अपनी उस महिला बटालियन को तैनात करने का फैसला किया है जिसने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के अत्याधुनिक टाइगर टैंक्स को तहस नहस कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिर किसी देश ने महिला टैंक क्रू का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस बार पुतिन रूस आर्मी के विमेन पावर पर दाव आजमाने जा रहे हैं। 2019 के मिलिट्री वॉर गेम्स में रूस ने अपनी जिस महिला टैंक क्रू की झलक दिखाई थी, वही टैंक बटालियन अब यूक्रेन में मोर्चा संभालने जा रही है। इस बटालियन में सिर्फ महिला सैनिक हैं जो टैंक में लोड होने वाले 19 किलो के गोले किसी खिलौने की तरह उठा लेती हैं। रूस की तैयारी इस बार यूक्रेन पर फाइनल असॉल्ट करने की है और यह भी संभव है कि अगले 2 महीने में युद्ध का दायरा यूक्रेन से बाहर तक फैल जाए और यूरोप के कई देश भी जंग की आग में धधकने लगे। इसकी वजह यह है कि रूस की चेतावनी को नजरअंदाज करके अब अमेरिका और नेटो के देशों ने यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की सप्लाई भी शुरू कर दी है। फिलहाल पोलैंड ने ऐलान कर दिया है कि वो अगले हफ्ते यूक्रेन की वायुसेना को अपने बिग फाइटर प्लेन देगा। वहीं अमेरिका के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टियों के सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि रूस के खिलाफ हमले के लिए यूक्रेन को F-16 फाइटर प्लेन्स दिए जाएं। राष्ट्रपति पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को फाइटर प्लेन दिए तो इसे रूस पर अमेरिका और यूरोप का सीधा हमला माना जाएगा। उसके बाद रूस का कहर कहां और कितना टूटेगा, इसकी कल्पना भी नेटो के देशों ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, डोनेट्स्क में रूस का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। उरेगन टॉर्नेडो रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। रूसी हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, बाखमुत में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का भीषण हमला। रूस के 6 ठिकानों को यूक्रेन ने निशाना बनाया। और एक और बड़ी खबर, भारी संख्या में रूसी सैनिकों की मौत के बाद बेहद गुस्से में है पुतिन। जंग के बीच गुस्से में बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं रशियन प्रेसिडेंट। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है किसी भी वक्त परमाणु हथियार के इस्तेमाल का ट्रिगर दबा सकते हैं पुतिन। तो जैसे सैनिकों की मौत हो रही है, एक के बाद एक सैनिक मरते चले जा रहे हैं रशिया के, तो इसमें गुस्से में और आक्रोशित है पुतिन। पुतिन को गुस्सा इस बात का है कि उनके सैनिक मर रहे हैं, लेकिन जो जीत का भरोसा उन्हें था वो मिल नहीं पा रही है। और पश्चिमी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ये जो हार है, इसके तहत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का ऑर्डर दे सकते हैं पुतिन। तो क्या पुतिन करेंगे न्यूक्लियर विस्फोट? जंग में सैनिकों की मौत की रिपोर्ट देखने के बाद काफी गुस्से में है पुतिन। बाखमुत में हजारों रूसी सैनिकों की मौत से पुतिन बौखला चुके हैं। रूसी सैनिकों की मौत से गुस्साए पुतिन एटमी वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पश्चिमी थिंक टैंक ने पुतिन की तैयारी को लेकर दावा किया है। 5 महीने पहले भी पुतिन एटमी वेपन के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन खतरा टल गया। नवंबर 2022 में रूसी जनरल के बीच एटमी वेपन के इस्तेमाल पर बातचीत हुई थी। तो अमेरिका के बाद ब्रिटेन ही वो नाम है जो यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है और युद्ध में रूस की जीत को मुश्किल बना रहा है। पिछले कई महीनों से रूस कई बार ब्रिटेन को धमकी दे चुका है, लेकिन ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद नहीं छोड़ी। यूक्रेन को ब्रिटेन से चैलेंजर 2 टैंक के साथ ही हथियारों का भारी जखीरा मिलने वाला है। रूस को डर है कि ब्रिटेन यूक्रेन को ऐसे हथियार दे सकता है जिससे यूक्रेन रूस की जमीन पर
जमीन को दहला सकता है। और यही वजह है कि रूस में कई बार ब्रिटेन से बदले की आवाज उठी है। अब रूस के एक पूर्व जनरल ने कहा है कि ब्रिटेन को रेडियो एक्टिव सुनामी में डुबो देना चाहिए। पुतिन का प्रोपेगेंडा सेट करने वाले भी टीवी पर इसी मसले पर माहौल बना रहे हैं। यूक्रेन की इस गोलाबारी में ब्रिटेन का गोला बारूद का बहुत बड़ा हिस्सा है। यूक्रेन की सेना की ताकत के पीछे ब्रिटेन के हथियार बहुत अहम वजह है। भविष्य में ऐसे ही चैलेंजर 2 टैंक से रूस पर हमला होगा तो उसकी वजह भी ब्रिटेन और उसके पीएम ऋषि सुनक होंगे। युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी यूक्रेन की मदद में सबसे आगे है। ब्रिटेन को लेकर रूस की तरफ कई धमकियां जारी हुई, लेकिन ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने पीछे हटने के बजाय हथियारों का नया जखीरा भेजने का ऐलान कर दिया। ऋषि सुनक के फैसलों ने ही अब ब्रिटेन को रूस का दुश्मन नंबर 1 बना दिया है। रूस में अब ब्रिटेन से बदले की मांग उठ रही है। लंदन को तबाह करने की अपील की जा रही है। रूस की मीडिया में ब्रिटेन को लेकर बड़े अफसरों के हवाले से रिपोर्ट छापी जा रही है। टीवी शो में पुतिन से कड़े फैसले लेने की अपील हो रही है। लेटेस्ट न्यूज में एक पूर्व रूसी जनरल का हवाला है। पूर्व रूसी जनरल ने न सिर्फ ब्रिटेन को तबाह करने की मांग की है, बल्कि पुतिन को ब्रिटेन पर हमला करने का तरीका भी सुझाया है। पूर्व रूसी जनरल ने ब्रिटेन में रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की मांग की है। रिटायर्ड रूसी जनरल ने ब्रिटेन पर हमले की मांग की है। पुतिन को पोसाइडन टॉर्पीडो के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। 1000 फीट ऊंची लहरों से ब्रिटेन को तबाह करने की अपील की गई है। टीवी शो में रूस के पोसाइडन हथियारों की चर्चा हो रही है। ब्रिटेन को टारगेट करने की डिमांड उठ रही है। रूसी टीवी एंकर और प्रचारक व्लादिमीर मोलोवियोग ने एक शो में कहा कि अगर पोसाइडन ने ब्रिटेन पर हमला किया तो सुनामी को ट्रिगर करेगा और ब्रिटेन को समुद्र के तल में डुबो देगा। रूस की जिस ताकत का जिक्र बार बार हो रहा है वो एक बेहद घातक हथियार है। इस हथियार का नाम है पोसाइडन टॉर्पीडो। यह हथियार कैसे ऑपरेट होता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वो बताएं, उससे पहले पोसाइडन टॉर्पीडो के असर को समझिए। रूस का पोसाइडन टॉर्पीडो से प्रहार हुआ तो ना वैज्ञानिक चेतावनी दे सकेंगे, ना ही भूकंप के झटकों से खतरे का सिग्नल मिलेगा। अचानक समंदर में तरंगे उठेंगी और फिर आएगी सुनामी। समंदर की शांत लहरों को पुतिन जब चाहे तूफानी बना सकते हैं। दुनिया के जिस हिस्से में चाहें सुनामी ला सकते हैं। किसी भी देश के तटीय इलाकों में बर्बादी ला सकते हैं। पुतिन की इस सुनामी वाली शक्ति की वजह है बेलगोरोद पनडुब्बी, जिसे अब मिशन पर रवाना किया जा चुका है। रशियन नेवी की एक यूनिट इसे गहरे सागर में लेकर उतर चुकी है। सुनामी आएगी न्यूक्लियर, रेडिएशन होगा भयंकर। अब तक दुनिया में जितनी बार भी सुनामी आई है, पानी की ऊंची लहरों से बर्बादी हुई है। घर, गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई थी। कई लोग पानी में डूब गए थे। समंदर की उफनती लहरों ने तटीय इलाके और द्वीपों को मलबे से भर दिया था। सुनामी को रोकने के लिए अब तक किसी देश के पास ना ही कोई हथियार है और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। सुनामी को रोकने के लिए ना ही एयर डिफेंस कारगर साबित हो सकता है और ना ही कोई मशीनी ताकत। सुनामी कुदरत का कहर है, जिसकी वजह समुद्र तल के भीतर भूकंप है। लेकिन पुतिन अपनी मर्जी से सुनामी लाने की शक्ति हासिल कर चुके हैं। वो तटीय इलाकों में रेडिएशन फैला सकते हैं। पुतिन के ऑर्डर पर अगर गैर कुदरती सुनामी आई तो समझ लीजिए वो पानी बेहद जहरीला होगा, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मौजूद होंगे।
रूस के पास बेलगोरोद पनडुब्बी है। ये दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी है। पिछले 30 वर्षों में अब तक इतनी बड़ी पनडुब्बी नहीं बनी है। यही वजह है कि पनडुब्बी पर हथियारों का बड़ा भंडार मौजूद है। पनडुब्बी में बड़े साइज के हथियार फिट किए गए हैं। पनडुब्बी में स्कूल बस जितनी बड़ी न्यूक्लियर टॉर्पीडो है। 184 मीटर लंबी सबमरीन का वजन करीब 30,000 टन है। सबमरीन में 6 पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो ड्रोन लगे हैं। पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो की लंबाई 80 फुट के करीब है। न्यूक्लियर टॉर्पीडो ड्रोन ही सबमरीन को समंदर में सुनामी लाने की ताकत देता है। अब आप एक एक ड्रोन की ताकत समझिए। हर ड्रोन में 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा है। सबमरीन से ड्रोन को रिलीज करने के बाद इसमें समंदर के नीचे ही धमाका कराया जा सकता है। चलिए वॉर क्षेत्र से जुड़ी कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। युद्ध के खिलाफ पुतिन के कुछ बड़े अधिकारी हैं। नेटो के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ मिक मैरन का दावा सामने आया है। कोर ग्रुप में इस मतभेद के बावजूद सत्ता पर पुतिन की पकड़ मजबूत है, लेकिन घरेलू मोर्चे पर पुतिन के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। तो नाटो के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ हैं मिक मैरन और उनकी तरफ से दावा आया है बहुत बड़ा सामने। क्या कुछ कहना है, आइए आपको जल्दी से बताते हैं। पुतिन की कोर टीम में क्या फूट पड़ गई है? बिग बॉल के जरिए कुछ बिग पॉइंट्स आपको बताते हैं। पुतिन के कुछ टॉप अधिकारी यूक्रेन युद्ध के खिलाफ हैं। इस युद्ध के खिलाफ हैं कि युद्ध होना ही नहीं चाहिए। ये वे अधिकारी हैं जो नीतियां बनाने में काफी प्रभावी रहे हैं, जो पॉलिसीज बनाने में प्रभावी रहे हैं। क्रेमलिन के मतभेद आगे चलकर पुतिन पर भारी पड़ सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। हम उन लोगों के नाम नहीं बता सकते जो पुतिन के खिलाफ है, यानी पुतिन के खिलाफ बहुत से लोग हैं। यहां तक कि वॉर शुरू होने से पहले रशियन विदेश मंत्री रिटायरमेंट चाह रहे थे, ये भी बात सामने आई है, जो कि पूर्व इंटेलिजेंस चीफ की तरफ से कहा जा रहा है। रशियन बिजनेस से जुड़े कई प्रभावशाली लोग भी पुतिन से नाखुश हैं, नाराज हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ, आखिर पुतिन ने ये युद्ध क्यों छेड़ दिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को बड़ी मदद भेजेगा स्पेन। स्पेन ने 4 और लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को कुल 10 लेपर्ड 2 टैंक देगा स्पेन। तो स्पेन की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। स्पेन मदद भेजेगा लेपर्ड 2 टैंक्स की। और पुतिन की बख्तरबंद ट्रेन को लेकर बड़ी खबर आ रही है सामने। बख्तरबंद ट्रेन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुतिन की बख्तरबंद ट्रेन, मिखाइल कोरोचकोव ने खुलासा किया है। रूसी जेट और यूएस ड्रोन के टकराने का वीडियो आया सामने। और देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं, ड्रोन के टकराने का वीडियो सामने आया है। पुतिन की बख्तरबंद ट्रेन जो है उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मिखाइल कोरोचकोव ने यह खुलासा किया है। मौत के डर के चलते लगातार ट्रेन में पुतिन यात्रा कर रहे हैं और लंबे समय तक पुतिन की ट्रेन की तस्वीरें खींचते रहे हैं कोरोचकोव। तो ये कौन है, ये किस तरह से सनसनीखेज खुलासा किया है और ये सीक्रेट ट्रेन क्या है? पुतिन की जो सीक्रेट ट्रेन है वो क्या है? और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रूस के Su-27 और अमेरिका के रीपर ड्रोन की भिड़ंत हुई है। रूस के Su-27 और अमेरिका के रीपर ड्रोन की आपस में भिड़ंत हुई है। इसका वीडियो सामने आ चुका है, टकराने का वीडियो सामने आ चुका है। अमेरिका का रीपर ड्रोन, इसकी भिड़ंत, और रूस के Su-27 की भिड़ंत। अमेरिका का ड्रोन क्रैश हुआ था टक्कर के बाद। ये तस्वीरें तब की हैं जब भिड़ंत हुई है, टक्कर हुई है। रूसी जेट और अमेरिकी ड्रोन की भिड़ंत।
रूसी जेट है Su-27 और अमेरिकी रीपर ड्रोन की टक्कर हुई है। ये तस्वीरें हिला देने वाली हैं। बेशक ये तस्वीरें अभी थोड़ी साफ नहीं है, लेकिन हम पूरी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टक्कर के बाद अमेरिका का जो ड्रोन है वो क्रैश हुआ था। रूसी जेट प्लेन और यूएस ड्रोन के टकराने का वीडियो सामने आया है। रूसी जेट Su-27 है और अमेरिका का रीपर है। ये देखिए, जब टक्कर हुई तो अमेरिका का ड्रोन क्रैश हो गया, गिर गया, इसे मार गिराया गया और ये टकराने का वीडियो सामने आया। एक्सक्लूसिव वीडियो TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचाइए। देखिए, एक बार फिर से देखिए कैसे ये जेट और ड्रोन का टक्कर होती है। आसमान में ये टक्कर होती है जेट और ड्रोन की और ये वीडियो सामने आया है। तो अमेरिका और रूस की जो तनातनी है वो अगले स्तर पर पहुंच चुकी है। ये आक्रामक तेवर बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ लेते हुए दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि ब्लैक सी में अमेरिकी रीपर ड्रोन तहस नहस कर दिया गया है। यूएस डिफेंस का आरोप है कि रूसी लड़ाकू विमानों ने MQ-9 रीपर ड्रोन की पहले घेरेबंदी की, फिर उसे मार गिराया। अब वजह जो भी हो, मगर इस घटना के बाद तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन ऑन हो चुका है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तस्वीरें भी आ चुकी हैं कि कैसे भिड़ंत हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैक सी में यूएस ड्रोन मार गिराए जाने की ये घटना अमेरिका के लिए दूसरा पर्ल हार्बर बन चुकी है, जिसका मतलब रूस यूक्रेन युद्ध में सुपर पावर की सीधी एंट्री है। 78 साल बाद एटम बम से सनसनी मची हुई है। आखिर कैसे, देखिए वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खबर। बीते 1 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में जो किरदार अमेरिका ने निभाया है, ठीक उसी किरदार में अमेरिका 8 दशक पहले था। जब दुनिया के कई मुल्क तो जंग में उलझे थे, मगर अमेरिका दूर से तमाशबीन बना हुआ था। जंग लड़ने वाले देशों को हथियार बेच रहा था। बेफिक्र बेपरवाह अमेरिका को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कोई मुल्क उस पर भी अटैक कर सकता है। उसकी सरजमी को बम गोला बारूद से दहला सकता है। मगर ऐसा हुआ, वो भी महाशक्ति अमेरिका को भनक लगे बिना। दिसंबर 1941, पर्ल हार्बर, होनोलुलु, हवाई। दूसरा विश्व युद्ध चरम पर था। कई मुल्क बारूदी कोहराम से तबाह हो चुके थे। मगर उसी वक्त अमेरिकी नेवल बेस पर इंपीरियल जापानी नौसेना और वायु सेना ने ऑपरेशन जेड शुरू कर दिया। जिसमें एक साथ जापानी वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों ने धावा बोल दिया। पर्ल हार्बर में मौजूद यूएस नेवी के जवान कुछ समझ पाते उससे पहले ही आसमान से बारूद बरसने लगा। दर्जनों फाइटर जेट्स ने पूरी घेरेबंदी के साथ पर्ल हार्बर में मौजूद अमेरिकी बेड़े को तहस नहस कर दिया। जापान वायुसेना की तरफ से किए गए इस हमले में
यूएस नेवी के 6 जंगी जहाज और 112 बोटें तबाह कर दी गईं। इसके अलावा 164 फाइटर जेट्स भी बर्बाद हो गए। 2500 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक भी मारे गए। जानते हैं जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक क्यों किया था। दरअसल उस वक्त महाशक्ति अमेरिका चीन की मदद कर रहा था, उसे हथियार सप्लाई कर रहा था। और कहीं ना कहीं ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन मार गिराए जाने की जो घटना हुई है, उसके पीछे भी यही आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा था, वो भी रूस की तमाम चेतावनियों के बाद। आपको बता दें कि जापान को अमेरिका से भिड़ना बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि पर्ल हार्बर पर जापान का अटैक दूसरे विश्व युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। चंद दिनों में ही युद्ध के सारे समीकरण बदल गए और जापान की तरफ से शुरू हुए अघोषित युद्ध ने सुपर पावर अमेरिका को सबसे बड़ी जंग में सीधे उतरने पर मजबूर कर दिया। जिसका अंजाम क्या हुआ, वो 6 अगस्त 1945 यानी पर्ल हार्बर अटैक के 4 साल बाद दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ चुकी है कि जो गलती 8 दशक पहले जापान ने की, क्या इस बार रूस ने ब्लैक सी में उसी को दोहराया है। और राहुल गांधी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुख करना होगा इस प्रेस कि कॉन्फ्रेंस मैं का। पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में उसमें दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे। उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ। तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद
मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं, मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है. आई विल से इट इन इंग्लिश. I went to Parliament this morning with the idea of putting what I have said or what I feel on the floor of the House. 4 ministers have raised allegations against me in Parliament House. It is my right to be allowed to speak on the floor of the House. I requested the Speaker today. I went to his chambers and I requested him and I said, look, I would very much like to speak. I told him that people from the BJP have made allegations against me, and as a member of parliament, it is my right to speak. He was non-committal. In his way, he smiled. But I'm hopeful that तो राहुल गांधी को आपने सुना और राहुल गांधी ने कहा कि कल उम्मीद करता हूं कि मुझे सदन में बोलने का मौका मिले, एक बार फिर से अडानी के मुद्दे पर वो हमलावर दिखे। लेकिन अब इंतजार कर रहे हैं कि कल राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं। जो उन्होंने लंदन में भारत के खिलाफ जो भी उन्होंने कहा उस पर क्या कुछ बयानबाजी देते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना होगा।